नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं। आप हैं नवजोत और पंकज के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। पार्टी ने राज्य की 288 में से 121 सीटें हासिल की हैं, जबकि उसकी पुरानी सहयोगी शिवसेना को 62 सीटें ही हासिल हुई हैं। एनसीपी को 41, कांग्रेस को 44 सीटें हासिल हुई हैं। हालांकि बड़ी जीत के बाद भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है और इसीलिए महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनना तय माना जा रहा है। लेकिन यह गठबंधन किसके साथ होगा, इसे लेकर कयासों का दौर भी जारी है। इस बीच आपको बता दें, एनसीपी ने संकेत दिए हैं कि वो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन दे सकती है और बीजेपी का इधर कहना है कि वो इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। यही नहीं, बड़े सख्त लहजे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कह दिया है कि शिवसेना से गठबंधन हमने नहीं तोड़ा और महाराष्ट्र में सरकार हम ही बना रहे हैं। हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा था। झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। 3 सीटों के लिए इतना पुराना, सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और आज सिद्ध हो चुका है कि कौन सच्चा था। हमने कभी शिवसेना से रिश्ता तोड़ने का प्रयास नहीं किया। और इससे पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने एक अहम बयान दिया था, जिससे सियासी गलियारे में सरगर्मी अचानक बढ़ गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एनसीपी बीजेपी को बाहर से समर्थन देने को तैयार है। उनका यह भी कहना है कि जनता को स्थायी सरकार देने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं, जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह कहकर इसे और हवा दे दी है कि बीजेपी इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले, केंद्र और राज्य में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की सरकार बने, महाराष्ट्र की जनता के हित में और महाराष्ट्र के विकास के लिए हमें लगता है कि हम किसी भी एक सरकार बनाने के लिए कॉम्बिनेशन को साथ दे। इस परिस्थिति में सबसे बड़ा पक्ष क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, हमें लगता है कि हमने उनको बाहर से समर्थन देना ताकि महाराष्ट्र में वो सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी कर सके। इस पर हम विचार करेंगे। जो बयान है वो किस मंशा से दिया है, क्या है उसके पीछे, किस प्रकार से वो क्या चाहते हैं, कौन सी शर्तें हैं या नहीं है, ये सारी चीजों का विचार हम लोग करेंगे और किसके साथ जाना चाहिए, महाराष्ट्र के हित का क्या है, फैसला महाराष्ट्र के हित को आगे रखकर ही किया जाएगा। हालांकि नतीजे आने के बाद से ही बीजेपी और संघ से जुड़े नेता ये संकेत दे रहे थे कि शिवसेना उनकी पुरानी सहयोगी है और उसके साथ पार्टी का गठबंधन फिर से हो जाना चाहिए और ये गठबंधन ही दोबारा महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा। आइए सुनवाते हैं पार्टी के जो तमाम नेता हैं, उनके बयान क्या हैं। हम लड़े और हम जीते हैं। हमने ये तय किया कि हम हमारे तरफ से कोई टिप्पणी उन पर नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी। तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई हम लड़े और हम जीते हैं। हमने शिवसेना को कभी भी अपना शत्रु नहीं माना है, हमने पहले भी यह स्पष्ट किया है। बाकी अब सरकार कैसे तय हो इसका निर्णय हम जल्दी करेंगे। हमारा रिलेशन निश्चित रूप में है, आइडियोलॉजिकल रिलेशन है, केंद्र के अलायंस का वो एक हिस्सा है। तो हम उन संबंधों के आधार पर निश्चित रूप में संवाद की प्रक्रिया में जुटेंगे। शिवसेना के साथ मिलाना चाहिए और शिवसेना के साथ मेल होगा और जैसा 1995 में सरकार थी उसी प्रकार की सरकार अभी 2014 में बनेगी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह साहब और साथ ही बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं और पटना से कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु मित्तल साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। और वो कहावत है, आप कहावतें बहुत सुनाते हैं कि 5 उंगलियां जो हैं वो घी में हो, तो वो शायद ऐसी ही स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में सुधांशु जी बिना मिठाई लिए आ गए हैं। सुधांशु बिल्कुल, अब बहुत बड़ी गलती हुई। अब ये अक्सर ये बहाना लगाते हैं कि आज गलती हुई, अब आगे से गलती नहीं होगी, हम पूरी उम्मीद हैं। अगले 6 राज्यों में मुझे ये नहीं समझ आ रही और कितने राज्यों की जीत का इंतजार 6 राज्यों का और इंतजार है, बोल दिया इन्होंने। सुधांशु जी ये बताएं, फिर भी महाराष्ट्र में थोड़ी सी कमी रह गई। हाँ, वाकई खंडित जनादेश आया है। बहुत अच्छा होता कि अगर हम लोग अपने ही दम पे बहुमत पा लेते। हाँ। एक अच्छी स्थिर सरकार और एक आदर्श सरकार का जो देखने का स्वप्न है वो और अच्छी तरह से पूरा। लोग ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन होता तो शायद कांग्रेस और एनसीपी को जितनी सीटें मिली हैं वो भी ना मिलती। देखिए, अगर मगर पे
कुछ टिप्पणी करना बेकार है। ये एक सत्य होता है कि जब भी वोटों का विभाजन होता है तो नुकसान होता है। 25 साल से हमारा वोट बैंक एक ही था, हमारा आइडियोलॉजिकल वोट बैंक एक है। वहां पे जब आखिरी मौके पे हम लोग अलग अलग लड़ेंगे तो उसमें विभाजन होगा। विभाजन होने से बाकी एनसीपी और कांग्रेस की जो सीटें जीती हैं, अगर आप उनको देखें तो वहां पे हम दोनं का गुण जो है। अभी नवजोत ये कह रही थी, सुधांशु जी आपके आने से पहले वो ये कह रही थी कि मैं पूछूंगी सुधांशु मित्तल साहब से तो बता देंगे कि मुख्यमंत्री कौन है। तो पूछ लीजिए। मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूँ, मिठाई तो लाए नहीं, मुझे लगा पता नहीं बताएं या नहीं बताएं। स्थिति अभी भी साफ नहीं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि भाई एनसीपी बाहर से समर्थन दे रही है, शिवसेना के साथ हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। तो हम ये बताएं सुधांशु जी की बड़ी तस्वीर, हम किसको देखेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? देखिए, कुछ राजनीतिक सत्यता जो है वो सामने है। सत्यता यह है कि हमारे पास जो पूर्ण बहुमत चाहिए था नहीं है। अब ऐसे में दो ही तरह की सरकार बन सकती है, या तो शिवसेना समर्थन देगी या फिर जो एनसीपी का उन्होंने प्रस्ताव दिया है बाहर से समर्थन देने का, उसको स्वीकारेंगे। नहीं, पर उसको स्वीकारेंगे तो आप पहले क्या कहते थे चुनावों से पहले, उस बात को कैसे रख पाएंगे फिर? नहीं, एक और करप्शन के तमाम बातें मैं वही आपको बताऊं। ये स्पष्ट है कि जिनसे प्रतिस्पर्धा थी या जो प्रतिपक्ष है उसके खिलाफ हम लोग लड़े हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हाँ, समस्या बहुत बड़ी आती कि अगर इनके साथ मिलकर सरकार बनानी होती, जो उनका प्रस्ताव है, उनका प्रस्ताव ये नहीं है कि हम उनके साथ मिलकर सरकार बनाएं। उन्होंने कहा बाहर से एक सरकार को समर्थन देंगे जिसके पास सबसे ज्यादा इस समय बहुमत है। तो ये गुणवत्ता, इसमें एक फर्क है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं कि भावनात्मक तौर पर भी और वैचारिक तौर पर भी स्वाभाविक है कि शिवसेना के साथ अगर कोई मिलन होता है तो बहुत ही स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि 25 साल से साथ थे, 25 दिन जरूर जो है वो रहे। और जैसा कि आपने अमित शाह जी को सुना, उन्होंने कहा सेंटर में संभावना बना के रखी हुई है। उन्होंने ये कहा, वही दो नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र में अभी तक आनंद गीते जी जो है वो मंत्री हैं, हमने नहीं तोड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुंबई के अंदर जो कॉरपोरेशन है उसमें हमने हमारे समर्थन से वहां पे शिवसेना की वो है, हमने नहीं समर्थन वापस दिया। तो ऐसी स्थिति में हमारी तरफ से शिवसेना से दूरी बनाने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। उन्होंने ये भी खुलासा करा कि जिन 3 सीटों को लेके हुआ था, शायद वो नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। जी प्रदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एनसीपी प्रफुल्ल पटेल को हमने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि हम सरकार में भले शामिल ना हो लेकिन बाहर से समर्थन देंगे, यानी कि चाहते हैं कि बीजेपी की वहां पर सरकार बने लेकिन समर्थन बाहर से। एनसीपी की क्या हम इसको मजबूरी कहें या फिर सत्ता का लालच कहें या फिर तमाम जो दूसरे बिंदु हैं उन पर गौर किया जाए? देखिए, एनसीपी एक ऐसी पार्टी है इस देश में जिसका आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। जहां सत्ता हो, जहां संतुलन बैठ जाए, जहां बात बन जाए, वहां साथ होंगे। आप याद कीजिए 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाई। कुछ महीने बाद उसी कांग्रेस के साथ सत्ता में साझेदार हो गए। अब उनके सामने समस्या ये है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह से सत्ता से बाहर है और दोनों जगह उनके मंत्रियों पर, नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो उन्हें राज्य में भी और केंद्र में भी एक सहायक या कम से कम सहानुभूति रखने वाली पार्टी के समर्थन की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने ये चाल चल के एक तरह से शिवसेना को उन्होंने जो है चेकमेट किया है। ठीक है सुधांशु जी, आपके पास तो विकल्प बहुत है वो कम हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसी पार्टी का साथ आप लेंगे? मैंने आपको कहा ना कि क्या महाराष्ट्र के अंदर सरकार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एक पहला प्रश्न है। और नहीं होनी चाहिए तो दोबारा चुनावों में जाना है कि नहीं जाना, ये सोचने वाली बात है। इन चुनावों के परिणाम के बाद दो ही सूरतें हो सकती हैं। या तो शिवसेना भाजपा के गठबंधन की एक सरकार बनेगी या फिर इनका प्रस्ताव स्वीकारेंगे या फिर घर बैठेंगे सब। नहीं, वही बात है। देखिए प्रदीप जी यही तो कह रहे हैं कि उनका कोई बेस नहीं है। पहले सोनिया गांधी पे आरोप लगाते हैं, फिर उन्हीं का साथ देते हैं। अब यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप पूरी तरह से चलते रहे जिस वक्त चुनाव प्रचार हो, और अब जाकर फिर से वो ये कह रहे हैं, सबसे पहले आ गया है प्रफुल्ल पटेल ये कहने के लिए कि हम बाहर से समर्थन देने के तैयार हैं। तो क्या इस तरह की पार्टी का साथ आप लेंगे? नहीं, साथ लेना है नहीं लेना, मैंने कहा ना वस्तुस्थिति सामने जब आएगी तभी होगा।
नवजोत पांचों घी में है, हमने वो पहले उसी से शुरुआत की है। अब सब चीजें जो हैं वो बीजेपी पक्ष में, यानी जो जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है यहाँ पर। सुधांशु जी को ये बात याद दिलानी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कैंपेन में कहा कि एनसीपी मतलब नेचुरली करप्ट पार्टी। बिल्कुल, ये बात पीएम ने भी कही। नेचुरली करप्ट पार्टी है, उसके साथ सरकार चलाएंगे क्या? प्रदीप जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, और शायद जो आज सोच नहीं तो क्या होता ये इनकी अभी तक घोषणा होती और हम लोग कहते देखिए हमारी सरकार बन गई। चलिए, हमारे पास एक और मेहमान है सुधांशु जी, ब्रेक लेना है हमें, वो मजबूरी है हमारी। पटना से कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा साहब भी, उनके पास हम लौटेंगे। तो तीन खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके अलावा सुधांशु मित्तल साहब बीजेपी के नेता हैं। लेकिन अभी रुक करते हैं पटना का, जहां से हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा साहब, आप स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रेमचंद मिश्रा साहब, पहले तो आप भी सुधांशु मित्तल साहब को बधाई दे दीजिए, काफी खुश यहां पर मुस्कुरा रहे हैं वो। और दूसरा सवाल यह है कि अब नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं, सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल ही रह गया आपके पास, किस तरफ जा रही है कांग्रेस? मैं आपकी बातों को फॉलो करते हुए मित्तल जी को बधाई देता हूं, उनकी पार्टी को बधाई देता हूं और जनता के इस जनादेश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार भी करता हूं। धन्यवाद। आप सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 8 राज्यों में आज भी कांग्रेस की सरकार है, जिसमें कर्नाटक और केरल जैसे बड़े राज्य भी हैं। 6 हैं अगर मैं सही हूं तो। ऐसे बड़े राज्य हैं जहां मुख्य विपक्षी दल है। नहीं, मैं 8 हैं, पूरे 8 राज्यों में हमारी सरकार है और 7 प्रमुख राज्यों में हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। कर्नाटक, केरल, असम, उत्तराखंड, मिजोरम और हिमाचल। मैं भी गिनवाने के लिए बैठा हूं। जी जी। एक अरुणाचल में भी। अच्छा, हाँ, अरुणाचल असम नहीं है, एक अरुणाचल, मणिपुर नहीं है, मेघालय में मुकुल संगमा नहीं है। ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ये भारत के ही राज्य हैं और इन्हें भी हमें भारत का राज्य मानना चाहिए। केरला और कर्नाटका भी है। तो मैं किसी के सफलता को लेकर ऐसा मत कर लीजिए कि लगे कि नहीं बाकी कुछ अब देश में बचा ही नहीं। एनीवे, चलिए, आप बुरा मान रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से मैं मानता हूं, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को मानता हूं जी कि ट्रिमेंडस प्रोग्रेस के काम करने के बावजूद महाराष्ट्र में और हरियाणा में हमें वो सफलता नहीं मिली जिसकी हमें उम्मीद थी, और कहीं न कहीं कोई चूक रही होगी। पार्टी निश्चित तौर पर इस पर गौर करेगी, क्या सिर्फ डेवलपमेंट के काम करने से ही आपको जनता का समर्थन मिल सकता है या कुछ और भी हमें करने चाहिए। यह भी एक हमारे पास एस्पेक्ट है। मैं समझता हूं कि 15 साल लगातार सत्ता में रहने की वजह से और 10 साल यहां कहीं न कहीं ऐसा जनता को लगा हुआ है कि हमें कुछ टेस्ट बदलना चाहिए। यह भी होता है कि स्वाद बदलने के लिए चलो कुछ नया चीज परखा जाए। लेकिन यहां आश्चर्य तब लगा जब इतनी सभाओं और रैली के करने के बावजूद अगर महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत नहीं मिला और अब जो नए गठजोड़ बनने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसकी ओर थोड़ा प्रदीप सिंह जी ने इशारा भी किया था कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कल तक आप एक दूसरे को चोर, हफ्ताखोर, मोस्ट करप्ट नेशनलिस्ट पार्टी और क्या क्या कहते रहे, उनके तरफ से और कुछ कहा जाता रहा। अब अगर आप सत्ता के लिए फिर एक हो रहे हैं, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब साफ है कि पावर के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है और किसी से भी हाथ मिला सकती है। नहीं, लेकिन शुरुआत उस पार्टी से हुई है। उद्धव ठाकरे ने क्या क्या नहीं कहा, जो आपकी सहयोगी थी। जी सुधांशु जी, मुझे लगता था आज की हार के बाद अगर हमारे सहयोगी होते तो मेरे साथ होते। आज तो क्लियर हो गया कि उनके मन में पहले से चोर था। अच्छा हुआ जो पहले चले गए और उनके करप्ट मंत्रियों के चलते ही हमारी सरकार की बदनामी हो रही थी। अदरवाइज चौहान जैसा बेस्ट चीफ मिनिस्टर संभव नहीं है। छोटे से सुधांशु जी आपका रिएक्शन लूंगी। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उसमें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश को। दरअसल नारायण राणे कुंदल सीट से चुनाव हार गए हैं, जबकि उनके बेटे नीतीश कंकावली सीट से चुनाव जीत गए हैं। लेकिन पिता की हार नीतीश से बर्दाश्त नहीं हुई और वो उन्हें देखकर रो पड़े। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नीतीश अपने पिता की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, काफी भावुक हो गए। तस्वीरों में आप यहां देख सकते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुधांशु मित्तल साहब, प्रेमचंद मिश्रा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के नेता है सुधांशु मित्तल साहब। उसके अलावा प्रदीप सिंह साहब भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े। प्रदीप सिंह साहब, अगर मैं इन चुनावों की बात करूं तो तीन मुख्य बातें, तीन प्रमुख बातें क्या निकल कर आती हैं आपकी नजर में? नहीं, देख, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में
सर्वदेशिक पार्टी के रूप में जो कांग्रेस की एक समय जगह थी उसको लेने के लिए आगे बढ़ रही है कि पूरे देश में केंद्र में भी सत्ता में हो और ज्यादातर राज्यों में भी सत्ता में हो। दूसरी कि कांग्रेस और बीजेपी के जितने विरोधी हैं वो देश के बदलते हुए मूड को भांप नहीं पाए। आज का जो युवा है वो क्या चाहता है, उसकी आकांक्षा क्या है, उसकी अभिलाषा क्या है, इसको समझने में ये पार्टियां नाकाम रही हैं। तीसरा इस चुनाव नतीजों का निष्कर्ष कहें तो धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का दायरा यही मैं पूछना चाहता, क्षेत्रीय जो दल हैं उनका काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की अगर हम बात कर लें, देखिए लोगों को पिछले 25-30 साल गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रीय दलों को सत्ता देकर देखा कि इससे बात बन नहीं रही है। हंग असेंबली से पहले लोगों मतदाता ने पूरा वर्डिक्ट देने की कोशिश की बहुमत किसी भी पार्टी को, वो भी करके देख लिया, लेकिन उसे लगा कि राष्ट्रीय दल जो है उनका सोच का तरीका, उनका दायरा अलग होता है, क्षेत्रीय दलों की सोच उसी दायरे में सीमित होती है, इससे नुकसान होता है देश का भी और उस प्रदेश का भी। तो वो उससे उठ नहीं पाते क्योंकि उनका अपने प्रदेश से बाहर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है कि तमिलनाडु की श्रीलंका से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे तो उसका क्या असर होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश पर, इससे उनको मतलब नहीं है। उनको तमिलनाडु की राजनीति में अपने जो राजनीतिक हित है वो साधना ज्यादा जरूरी है। ठीक है प्रदीप जी, मैं सुधांशु जी से एक सवाल कर लूं, फिर आपसे भी एक सवाल है। सुधांशु जी, एकला चलो का जो नारा हरियाणा में दिया, महाराष्ट्र में, क्या अब हम ये भी मानकर चलें कि आगे तमाम जो दूसरे राज्यों में चुनाव हो गए वहां पर भी बीजेपी एकला चलो से ही चलेगी आगे? नवज्योति, ऐसा नारा ना तो कोई दिया गया है ना ये सत्यता है। नहीं, गठबंधन आपके टूटे, आप अकेले लड़ रहे हैं, फायदा भी हो रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने बोला था युति से मुक्ति महाराष्ट्र में ना, क्योंकि जब टूट गई तो ये मुक्ति हो गई ना जी। नहीं, अगर देखिए सुधांशु जी, सोच भी तो वही है ना। नहीं, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। ये भी है साथ में सवाल की मजबूरी थी या अहंकार था जो आप अकेले? हमारी तो अहंकार होता तो हम अपनी तरफ से तोड़ते। हम तो आज तक कभी उनके खिलाफ क्यों नहीं बोले? इसीलिए नहीं क्योंकि हमें तो युति जो है उसकी हम मूल्य को समझते हैं। मैं जो यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, पहली बात, इस देश की राजनीति बदल रही है। देखिए, क्षेत्रीयता जो है, धर्म, जात, भाषा, क्षेत्रीयता, ये राजनीति में मैं बस आपको रोकना चाहूंगी, जवाब लेती हूँ, लेकिन दुष्यंत चौटाला कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चौटाला साहब का आज हमारे बीच से जाना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक छोटा सा सेटबैक आप माने कि उनको विश्वास हुआ। हम खुद इस 4 दिन का जो प्रकरण था, मैं तो खुद उनको मिलने भी नहीं पाया उस 10 दिन 12 दिन के प्रचार के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमें भी फील हुआ कि हम कमजोर हुए। और जरूर अगर रीढ़ की हड्डी आपके शरीर से हटा दी जाए तो शरीर डिस्टेबलाइज होता है। और मेरा मानना है, अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज हमारे बीच खड़े होते तो नतीजे कहीं होंगे। आपको यकीन है कि रॉबर्ट वाड्रा का जो मामला है उसको सरकार कहीं ना कहीं पूरी से इन्वेस्टिगेट करेगी? देखिए, मैं तो उम्मीद रख सकता हूँ, क्योंकि मोदी साहब ने बारी बारी मंचों पर यह बोला था कि न्याय दिलाया जाएगा, लुटेरों को पकड़ा जाएगा, और उम्मीद रखता हूँ आज उनकी सरकार को चलते हुए 145 दिन हुए हैं, प्रदेश में भी उनका शासन है, दोनों चीजें आज उनके हाथ के अंदर, इसको इन्वेस्टिगेट भी कराइए और फेयर ट्रायल के साथ जो हरियाणा की जनता की जमीन है, जो हरियाणा की जनता का पैसा है, उसको वापस जनता के बीच में पहुंचाइए। एक बहुत अहम मुद्दा है, मोदी जी ने भी मंचों से कहा कि चौटाला साहब एसवाईएल का पानी नहीं ले पाए। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, मैं तो उम्मीद रखूंगा। चलिए वापस सुधांशु जी। जी, नई राजनीति में लोगों की आकांक्षाएं फर्क है। अब वो जात, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषा, ये सारी चीजें की जगह लोगों को उम्मीद की राजनीति चाहिए, लोगों को सुशासन की राजनीति चाहिए और लोगों को विकास की राजनीति चाहिए। अभी मैं मिश्रा जी का सुन रहा था, व्यंजन का स्वाद बदलना चाहते हैं। मिश्रा जी, जनादेश का इतना अनादर ना करिए। लोग बहुत गंभीरता से, पर मुबारकबाद भी दी, मुबारक तो दिया, लेकिन जनादेश की बात कर रहा हूं। जनादेश के बारे में ये कहना कि लोग व्यंजन का स्वाद बदलना चाहते थे, शायद ये अच्छी बात नहीं है। लोग बहुत गंभीरता से चुनावों को देखते हैं और बहुत गंभीरता से अपना मत देते हैं। जनता कभी गलत नहीं होती। और देखिए, आप विकास के दावे कर रहे हैं, अगर ये सारा ही कुछ हुआ होता तो जनता क्यों नहीं जीता देती आपको? सबसे बड़ी बात क्या है, आज एक
कुशासन का भाव आपके दोनों राज्यों के प्रति था। इसलिए आपने देखा है, पहले स्थान से आप तीसरे स्थान पे पहुंचे, दूसरे पे भी नहीं पहुंचे। जो हाल हुआ है उसके मतलब कुछ गंभीरता से ये सोचिए, आपके यहाँ बहुत कमियां रह गई हैं। लेकिन मैं आपके इतिहास में जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूं हरियाणा के बारे में। हम लोग कहां थे जी? 2004 के अंदर 75 सीट, 90 में से 75 पे जमानत जब्त। ये मैजिक हुआ कैसे? सुधांशु जी ये समझा दीजिए, ये मैजिक हुआ कैसे? क्या मोदी का जादू जो है वो बरकरार है, ये मानते हैं आप? ये जादू क्या है? लोगों की, मैंने कहा ना, उम्मीद की राजनीति। कार्डर नहीं था बीजेपी का। राजनीति बदल चुकी है। राजनीति में लोगों को इस समय उम्मीद चाहिए। क्यों? वो अपने को विकसित देखना चाहते हैं, वो अपने को समृद्ध देखना चाहते हैं, वो एक अच्छा शासन चाहते हैं। पर सपनों को सच में बदलने के लिए भी तो काम करना होगा ना। अभी तो उसी स्टेज से गुजर रही है आपकी सरकार। उसमें क्या है, एक विश्वसनीयता क्यों है? क्योंकि 12 साल के कार्यकाल में गुजरात में जब मोदी जी ने करा तो उनकी विश्वसनीयता के पीछे कुछ तथ्य थे। और आज जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार लोग देख रहे हैं कि किस तरह सुशासन की ओर हम लोग अग्रसर हैं। उनको फिर एक विश्वास आया कि एक बड़ी मजबूत सरकार, एक पक्के इरादे के साथ एक सरकार आई हुई है, और उसका फायदा हमें मिला हरियाणा में, उसका फायदा हमें महाराष्ट्र में मिला। महाराष्ट्र ले लीजिए, हमारी हालत क्या थी। हम जो थे छोटे भाई थे, वहां से आज निकल के सबसे बड़ी। अब देखिए 25 साल बाद कोई राजनीतिक संगठन को 100 से ज्यादा सीटें मिली है 25 साल बाद। उसका कारण क्या है? जितनी सीटें मिल नहीं रही थी उससे ज्यादा आपने जीती। उससे ज्यादा हमने जीती। उसका कारण ये, लोगों में एक विश्वास है कि एक सुशासन की देने की क्षमता इस समय भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी प्रेमचंद जी। मैं इस पे यही कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, आपको जीत मिली है, हमें जनता ने सत्ता से बाहर किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उन विकास कार्यों को झुठला दें और ये कहें कि हरियाणा ने डेवलपमेंट नहीं किया और महाराष्ट्र में कुछ काम नहीं हुआ। यह अपने आप एक बड़ा झूठ है। प्रेमचंद जी, ये आप भी कहते हैं और आपकी पार्टी पर यही आरोप लगते रहे, डेवलपमेंट हुआ लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह गुड़गांव में, और कहीं डेवलपमेट की बात नहीं है। आप उनको नहीं रोकते, जब मेरी बारी आती है आप बीच में ही टोक देते हैं। चलिए बोलिए। नहीं, आप मुझे कहने दीजिए, जो मैं कहना है, बुलाया तो फिर कहने दीजिए। जी। तो सवाल यह है कि अगर ये कहना कि हमने कोई काम नहीं किया, इसको मैं नहीं मानूंगा। डेवलपमेंट के ट्रिमेंडस काम हुए, सोशल सेक्टर में जबरदस्त काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त काम हुआ दोनों राज्यों में। पर कैपिटा इनकम ऐसे नहीं बढ़ जाती है किसी स्टेट में। उसके बाद भी हम हारे हैं, तो ये दूसरे कारण होंगे। तो जहां पर मैं आके यही कह सकता हूं, हमारे खिलाफ जो लोकसभा चुनाव के पहले से जो दुष्प्रचार चल रहा था, वो दुष्प्रचार का अब गति थोड़ा धीमा हो रहा है। जो मोदी मैजिक और क्या क्या लहर की बात की जा रही है, अगर लहर होती तो अब महाराष्ट्र में आपकी सीटें 5 महीने में कम कैसे हो गई? जिन विधानसभा सीटों में आपने मई में लीड किया था, उसमें संख्या आपकी कम हो गई। हम जहां पर लीड कम किए थे, हमारी संख्या बढ़ गई है। तो मैं इसको ये कैसे मानूं कि आपका मैजिक चल रहा है? हाँ, आपका मैजिक है, आपकी लहर थोड़ा बहुत है, लेकिन अब वो धीरे धीरे ढलान पर है। वो इसलिए है कि आपने जो जनता से वायदे किए थे वो आप पूरे नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं। अब आपको लव जिहाद चाहिए, अब आपको हिंदुत्व चाहिए, भारत के हर नागरिक को हिंदू बनाना चाहते हैं। तो आप महंगाई और कालाधन के बजाय आप एजेंडा बदल रहे हैं। हरियाणा पर आइए, आपको इसके सजा देगी। हरियाणा पर आइए, कहीं ये कारण तो नहीं रहा? जी बताइए, हरियाणा में क्या? हरियाणा में बड़ा कारण ये तो नहीं रहा, क्योंकि नाराजगी हुड्डा से भी बहुत ज्यादा थी। अंदर खाते कहीं आप ही की पार्टी के लोग तो नहीं ले डूबे आपकी पार्टी को? हमारे पार्टी के वो लोग जो महत्वाकांक्षा के लिए दूसरी पार्टी में चले गए, हरियाणा में तो ज्यादा टिकते नहीं, लेकिन जो नहीं गए उनमें भी नाराजगियां थी। गयाराम हरियाणा के बारे में मशहूर है, चुनाव के समय चले गए, वो सब हारे हैं या जीते मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ कांग्रेसियों के बारे में पता चला कि बीजेपी में गए, चुनाव हार गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांतों की होनी चाहिए। प्रेमचंद जी, बीजेपी तो इनफैक्ट हरियाणा में डिफेक्टर्स की पार्टी बन गई थी। प्रेमचंद जी, जब बीजेपी के पास नेता नहीं, आज भी उसके पास चेहरा नहीं है, हरियाणा के लिए कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? प्रेमचंद जी, आप लगातार बोल रहे हैं, बैठ के नहीं बता सकते, आप लगातार बोल रहे हैं, नहीं है। आप लगातार बोल रहे हैं सुधांशु मित्तल जी की किलिंग स्माइल जो है लगातार जारी है। अब वो हंसते हंसते कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। मैं इनका विकास की बात जो है बहुत सही है, वो बड़े हंसमुख चेहरे वाले हैं। बोलने दीजिए ना मुझे भी, वो कह रहे हैं आपसे बोलने के लिए। अच्छा, इन्होंने वाकई बहुत विकास करा। बोलिए। इन्होंने विकास किसका करा? इन्होंने विकास करा रॉबर्ट वड्रा का, बहुत विकास करा। उनकी गलत बात है। अरे साहब, गलत चीज है। अब सब बोल रहे हैं, हर चीज में राजनीति किसी फैमिली के खिलाफ मिश्रा जी आपने बोल लिया, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी मिश्रा जी कोई तो तेजी रखिए, और हाईकोर्ट साहब कोई तो तेजी रखिए, संबंधित PIL को रिजेक्ट कुछ आप जनता की भी सुनना चाहते हैं? आपको समय देंगे। मिश्रा जी रुकिए, जरा बात सुनिए जी। सारा प्रश्न क्या है?
लोगों के मन में इनके भ्रष्टाचार का कुशासन जो है वो इतना ज्यादा गहन उनके उसमें आ गया था कि देखिए कहां पे आ गए, 10 सीटों पे आ गए। क्यों आ गए? क्यों सामने दिख रहा था कि चोरी हो रही है, लेकिन वही जो है पूरा प्रशासन उस चोरी को करवाने में लगा हुआ था। जब आप हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख समझे और ये समझे कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम कोई भ्रष्टाचार कर लेंगे लेकिन कोई हमारी जवाबदेही नहीं होगी, ये नहीं चलने वाला है। सुशासन इस समय लोगों की आकांक्षा है और इनका हर्ष यही हुआ लोकसभा में और यही। सुधांशु जी, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो आपसे मैं जरूर जानूंगा, आप ये जो चीज समझा रहे हैं, महाराष्ट्र में यदि आप एनसीपी का जो बाहर से समर्थन आपको दे रही है, यदि वो समर्थन भी लेते हैं तो कहीं आप अपनी बात से अलग हटते हुए नजर आएंगे, उसका ख्याल आपकी पार्टी को रखना होगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी नतीजे आए हैं और बीजेपी की बल्ले बल्ले है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, प्रदीप सिंह साहब, सुधांशु मित्तल साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा साहब हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुधांशु मित्तल साहब, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल लगातार हम बीजेपी के तमाम नेताओं से पूछ रहे हैं। क्या कहीं गोपीनाथ मुंडे साहब की कमी बीजेपी को अखर रही है, खल रही है? बहुत ज्यादा। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि अगर मुंडे जी इस समय होते तो शायद ये जो कमी रह गई है इन चुनावों में हमारी सीटों की, ये भी नहीं होती। क्योंकि स्वाभाविक तौर पे जब एक नेतृत्व दिखता और बड़ा परिपक्व नेतृत्व दिखता तो शायद कुछ और हमें सफलता मिल जाती। ये सत्य है कि जिस नेतृत्व पे लोगों को विश्वास होता है वहां ज्यादा उनका समर्थन मिलता है। तो बड़े अजीब समय पे और उनका बड़ा दुख में निधन जो हुआ उससे भारी क्षति हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। संक्षेप में, साथ होते तो शायद युति भी न टूटती, शायद, अगर मगर क्या कहा जाए। हाँ, लेकिन गोपीनाथ मुंडे जी युति के समर्थक थे, ये अपने आप में सत्य है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत